दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गिरगिट रंग कैसे बदलता है, या फिर ये कि ट्रैक्टर के टायर्स में पानी क्यों भरा जाता है। अच्छा, ये तो जानते होंगे कि हेडपंप का पानी सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा कैसे होता है। अगर इन सवालों के जवाब का कोई आइडिया नहीं या फिर धुंधला धुंधला सा कुछ जानते भी हैं, तो भी आज के इस एपिसोड को पूरा देखिएगा, क्योंकि इनके अलावा और भी कई इंटरेस्टिंग और इनक्रेडिबल इंफॉर्मेशन है जिससे करूंगा आप सभी को मैं फैक्टिफाई। तो बांध ले अपनी अपनी कमर पेटियां एक बार फिर, बिना एक भी पल और गवाए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। Factorial Fact by Anikesh Pal. Factorial Facts on your face. फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने गिरगिट या फिर कैमेलियन के रंग बदलने की एबिलिटी के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये ऐसा करते कैसे हैं? आखिर इसके पीछे की साइंस क्या है? अगर नहीं तो बता दूं कि ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि गिरगिट अपना रंग बैकग्राउंड में कैमोफ्लेज करने के लिए ही करते हैं। इनफैक्ट आमतौर पर गिरगिट का रंग बदलना उनकी अपनी बॉडी को एक फेवरेबल टेम्परेचर में मेंटेन करने का एक साधन है। एक गिरगिट की स्किन की सबसे बाहरी लेयर ट्रांसपेरेंट होती है, जिसके नीचे की कई तहों में एक स्पेशल तरह के सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें क्रोमैटोफोर्स कहते हैं। क्रोमैटोफोर्स की इन्हीं तहों में वो अलग अलग रंग के पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिनकी मदद से ये अपना रंग बदल सकते हैं। अब होता क्या है कि टेम्परेचर और मूड के मुताबिक एक गिरगिट का नर्वस सिस्टम कुछ स्पेसिफिक क्रोमैटोफोर्स को एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे इसका रंग बदल जाता है। दोस्तों, चूंकि गिरगिट एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है और वो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते, इसीलिए इन्हें अपनी सराउंडिंग से ही जरूरी हीट लेनी पड़ती है। जब इनका बॉडी टेम्परेचर गिरने लगता है तब ये अपना कलर डार्क कर लेते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट और हीट एब्जॉर्ब कर सके, और एक सूखे गर्म दिन में ये अपना रंग हल्का कर लेते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर सके। इसके अलावा ये दूसरे गिरगिटों से कम्युनिकेट करने के लिए और अपना मूड एक्सप्रेस करने के लिए भी इन रंगों को बदल सकते हैं। उम्मीद है कुछ समझ में आया होगा। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, हमारी गाड़ी या फिर मोटरसाइकिल के टायरों में हवा ही भरी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रैक्टर के टायरों में पानी भरा होता है? अगर नहीं जानते तो बता दूं कि इस प्रोसेस को टायर बैलेस्टिंग कहते हैं, और ये एक इकोनॉमिकल तरीका है कैसे भी टेरेन में टायर्स के ट्रैक्शन को बढ़ाने का। चूंकि एक ट्रैक्टर को कीचड़, उबड़ खाबड़ और खराब रास्तों पर चलने के लिए बनाया जाता है, तो ये भी बहुत जरूरी हो जाता है कि उसके पहिए कहीं भी स्लिप ना करें और साथ ही साथ हैवी लोड को खींच भी सके। इसी के चलते इनके रेयर टायर्स में 40% तक लिक्विड फिल किया जाता है, जो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बेहद लो पॉइंट पर ले जाता है, और रिजल्ट में हमें मिलती है स्टीयरिंग पर एक सॉलिड मजबूत फीलिंग, जो कैसी भी सिचुएशन हो उससे मुकाबला करने के लिए एक ट्रैक्टर को तैयार रखती है। इसके अलावा जो इलाके बेहद ठंडे होते हैं और जहां पानी जमने के आसार बने रहते हैं, वहां पानी की जगह दूसरे एंटी फ्रीज लिक्विड्स जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड या फिर बीट जूस का इस्तेमाल भी किया जाता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जमीन के नीचे का पानी जो हम मोटर या फिर हेडपंप की मदद से बाहर निकालते हैं, वो सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा क्यों होता है? क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं? दरअसल दोस्तों, इसमें पानी के तापमान से ज्यादा बाहर एटमॉस्फेयर के तापमान का ज्यादा रोल है। पानी तो जमीन के नीचे होता है और लगभग एक स्थिर तापमान पर ग्राउंड वाटर टेबल में रहता है, लेकिन जब बाहर ठंड होती है तब उसका तापमान बाहर की तरह कम नहीं होता, और इसीलिए हमें वो थोड़ा गर्म महसूस होता है। इसी तरह जब बाहर गर्मी पड़ रही होती है तब जमीन के नीचे का पानी बाहर के मौसम जितना गर्म नहीं होता, और वो हमें उस हिसाब से ठंडा लगता है। इसीलिए हेडपंप से निकला पानी ठंडा या गर्म नहीं होता, बल्कि मौसम के हिसाब से ही हमें ठंडा या फिर गर्म महसूस होता है। तो क्या समझे? फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, पहले हम जो बल्ब घर में जलाते थे वो हल्की पीली रोशनी बिखेरते थे, लेकिन अब ज्यादातर बल्ब व्हाइट लाइट ही एमिट करते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है और इन दोनों बल्ब्स में क्या अंतर है? अगर नहीं तो बता दूं, जिन ट्रेडिशनल बल्ब्स की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ उन्हें इनकैंडेसेंट बल्ब्स कहते हैं, और इनमें एक फिलामेंट होता था जिसके थ्रू करंट पास करके उसे गर्म करके एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखा जाता है ताकि वो लाइट एमिट करता रहे। अब इस फिलामेंट को एक खास टेम्परेचर तक ही हीट किया जाता था ताकि ये लाइट भी एमिट करता रहे और जलकर राख भी ना हो जाए। इस खास टेम्परेचर पर फिलामेंट येलो लाइट ही छोड़ता है, और ट्रांसपेरेंट ग्लास की कवरिंग के चलते हमें जो लाइट मिलती है वो पीली नजर आती है। CFL और LED जैसे मॉडर्न बल्ब्स और इन पुराने बल्ब्स के बीच सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि इन बल्ब्स में इनकैंडेसेंट बल्ब की तरह हीट से लाइट नहीं बनती, बल्कि अगर आप इन बल्ब्स को हाथ लगाएंगे
तो इन्हें गर्म नहीं ठंडा ही पाएंगे। जहां CFL में एक गैस ट्यूब से करंट पास करके लाइट बनती है, तो वहीं एक LED बल्ब एक सेमीकंडक्टर डायोड से करंट पास करके लाइट एमिट करता है। लेकिन इन दोनों ही तरह के बल्ब के अंदर वाली लेयर पर फास्फोरस कोटिंग होती है, जो इनसे बनने वाली लाइट को फेमिलियर व्हाइट लाइट में कन्वर्ट करती है। तो अब समझे क्यों पुराने बल्ब पीली लाइट और नए बल्ब व्हाइट लाइट छोड़ते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लग्जरी कार मेकर लैम्बोर्गिनी, बेंटले, बुगाटी, पोर्श और ऑडी में क्या सिमिलरिटी है? नहीं, आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि ये सभी कार मैन्युफैक्चरर्स एक ही कंपनी की अलग अलग दुकानों जैसी हैं और उस पेरेंट कंपनी का नाम है फॉक्सवैगन ग्रुप, जिसके हेडक्वार्टर्स वुल्सबर्ग, जर्मनी में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, फॉक्सवैगन ही इन सभी कंपनीज की असली मालिक है और वो हमेशा से ही टोयोटा के साथ मार्केट शेयर की टॉप पोस्ट के लिए कम्पीट करती रहती है। यही नहीं, हाई एंड बाइक मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड दुकाटी भी फॉक्सवैगन ग्रुप का ही हिस्सा है। उम्मीद है आज की इस वीडियो से कुछ न कुछ नया जरूर सीख रहे होंगे, और अगर सीखा हो तो अपने दोस्तों को भी मौका दे अर्जित करने का इस ज्ञान को। शेयर करके इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर घर बैठे बैठे पुण्य कमाएं। खैर, फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हमारे बचपन की वो यादगार नर्सरी राइम है, जो शायद कई बच्चों की जिंदगी की पहली नर्सरी राइम भी रही होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, क्यों चमचमाते हैं अंधेरी रात के आसमान में? अगर नहीं तो बता दूं कि हम जिन स्टार्स की लाइट को देखते हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर की कई लेयर्स के थ्रू देखते हैं। अब रिफ्रैक्शन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है तब वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है। इसीलिए स्टार्स की जो लाइट हम तक पहुंचती है वो डिस्टॉर्टेड होती है और हम कॉन्स्टेंटली उसमें चेंजेस होते हुए देखते हैं। खासकर हॉराइजन के पास, जहां सबसे ज्यादा ट्विंकलिंग स्टार्स देखने की गुंजाइश होती है, क्योंकि वहां लाइट की बेंडिंग सबसे ज्यादा होती है। लेकिन स्पेस से देखने पर हमें ये स्टार्स ट्विंकल करते दिखाई नहीं देते, क्योंकि अंतरिक्ष में स्टार से आ रही लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर की लेयर से पास होकर हम तक नहीं पहुंचती। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आप में से टीवी सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स का फैन कौन कौन है? जो नहीं है वो भी देख लें, फैंस बन ही जाओगे। कमाल की लोकेशंस, स्मूथ हाई डेफिनेशन VFX और कैमरा पर एक्टर्स की टॉप नॉच परफॉर्मेंस, चाहे वो जॉन स्नो के वुल्स हो या फिर खलीसी के ड्रैगन्स। इस टीवी सीरीज के लिए कुछ ऐसे विजुअल इफेक्ट्स और कैरेक्टर्स तैयार किए गए थे जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो सचमुच में वो जिंदा हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ड्रोगोन, रेगार और वाइजेरियन नाम के इन ड्रैगन्स की मॉडलिंग एक इंडियन कंपनी ने की है? जी हाँ, जिस लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन और डिटेल इस सीरीज के मेकर्स को चाहिए थी वो टीवी पर पहले कभी नहीं देखी गई थी। दोस्तों, इस इंडियन कंपनी का नाम है प्राण स्टूडियोज और इन ड्रैगन को बनाने के लिए मुंबई बेस्ड इस फर्म के 800 विजुअल आर्टिस्ट, एनिमेटर्स, लाइट साउंड एक्सपर्ट्स और टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट ने दिन रात एक किया था, तब जाकर ऐसे कमाल के ड्रैगन्स बन पाए थे। इससे पहले ये स्टूडियो अकेडमी अवार्ड विनिंग मूवी लाइफ ऑफ पाई के लिए भी काम कर चुका है और इन्वेस्टर्स के तौर पर आनंद महिंद्रा और मुकेश अंबानी जैसे भारी भरकम नाम इसके पीछे हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, इंडियंस का नए नए रिकॉर्ड बनाने और तोड़ने का पुराना शौक रहा है। कभी कोई इस चक्कर में कांच खा लेता है तो कभी कोई अपनी मूछें इतनी बड़ी कर लेता है कि संभाले ना संभले। ऐसा ही एक अजीबोगरीब रिकॉर्ड दर्ज है हमारे श्रीधर चिल्लल के नाम, जो होल्ड करते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड एक हाथ पर सबसे लंबे नाखून होने का। दोस्तों, आपको हैरानी होगी ये जानकर कि पुणे से ताल्लुक रखने वाले श्रीधर के सिर्फ एक हाथ के नाखूनों की कंबाइंड लेंथ ही 10,000 सेंटीमीटर यानी कि 358 इंचेस के आसपास आई थी। 1952 से ही इन्होंने अपने नाखूनों को काटना बंद कर दिया था और अपने इस जुनून के चलते उन्हें कई चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा। नेल्स के वेट के चलते, हाथों की डिसफिगरमेंट और नर्व डैमेज ने श्रीधर को एक कान से बहरा तक कर दिया। फिर भी उन्होंने अपने नाखून नहीं काटे। फिर 2018 में इनके फिंगर नेल्स को न्यूयॉर्क सिटी के रिप्लीज बिलीव इट और नॉट म्यूजियम में पावर टूल्स की मदद से काटा गया, जहां ये आज भी डिस्प्ले पर लगे हुए हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, किसी भी प्रोफेशनल स्पोर्ट को खेलना एक बात है और उस पर दशकों तक राज करना बिल्कुल अलग बात। चेस में गैरी कैस्परोव हो या फिर गोल्फ में टाइगर वुड्स, ऐसे करिश्माई प्लेयर्स दुनिया में आपको गिने चुने ही मिलेंगे। और जहां बात फुटबॉल की आती है तो पिछले एक दशक से भी ज्यादा से जिन दो नामों ने फुटबॉल की दुनिया पर राज किया है वो है रोनाल्डो और मेसी। इनकी बादशाहत मैं फुटबॉल की दुनिया में मिलने वाले प्रेस्टिजियस अवार्ड बैलोन ड'ओर से साबित करना चाहता हूं, जो फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर के बराबर ही माना जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2007 में काका के ये अवार्ड जीतने के बाद लगातार 10 साल 2017 तक
मेसी या फिर रोनाल्डो ने ही ये अवार्ड जीता है। 2019 में मेसी ने इसे फिर से जीत लिया और अपने बैलोन d'Or जीतने के काउंट को सबसे ज्यादा 6 तक पहुंचा दिया। लेकिन इतने सालों तक टॉप पर रहने के पीछे है घंटों घंटों की ईमानदार प्रैक्टिस और बेजोड़ डेडिकेशन। मेसी और रोनाल्डो इन दोनों की ही लाइफ स्टोरीज किसी के लिए भी एक कमाल की मोटिवेशन साबित हो सकती हैं। इन दोनों पर जो वीडियोस हमने बनाई हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसी के साथ दोस्तों अब वक्त हो चला है आज के इस एपिसोड के आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जो आज हमें भेजा है अर्जीना परवीन ने। अर्जीना लिखती है कि लंदन यूके में एक ऐसा गार्डन है जिसमें 100 से भी ज्यादा जहरीले पेड़ पौधों को उगाया गया है, जिसके चलते इसे वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस गार्डन का खिताब भी हासिल है। जी हाँ दोस्तों कई एकड़ में फैला एलनविक गार्डन वैसे तो नॉर्थ इंग्लैंड की एक बहुत ही पॉपुलर और खूबसूरत जगह है, जहाँ रोजाना हजारों लोग खुशबूदार फूलों और लैंडस्केप का लुत्फ लेने आते हैं। लेकिन इसी गार्डन के एक हिस्से में लोहे के बड़े बड़े गेट्स के पीछे एक मिनी गार्डन है, जिसके पास लोगों को रुकने और फूलों की खुशबू लेने से परहेज करने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि ये है द पॉइजन गार्डन, जो घर है इस दुनिया में पाए जाने वाली 100 जहरीली वनस्पति की वैरायटीज का। और इसीलिए इस गार्डन का आप सिर्फ